नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल की हालचाल। आप सभी को आपके ही अपने YouTube चैनल आर्ट्स क्लास के ऊपर में स्वागत है और मैं भारती सर पटना बिहार से। आज हम लोग देखेंगे जो 2023 में एग्जाम देने वाले जो विद्यार्थी हैं उनके लिए हम भूगोल का एक सीरीज लेकर के आए हैं ऑब्जेक्टिव का। देखिए, हमारे चैनल में जाइएगा आर्ट्स क्लास के, तो प्लेलिस्ट में आपको 2023 में जो एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए स्पेशल एक प्लेलिस्ट बनाया गया है। वहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चन का सीरीज लेके आते हैं, जैसे भूगोल का है या हिस्ट्री का है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जा करके हमारे प्लेलिस्ट में देखें फुल वीडियो को, और अपने दोस्तों के पास अगर अच्छा लगता है तो शेयर करें, ताकि एग्जाम से पहले हम ज़्यादा काफ़ी संख्या में आपको क्वेश्चन पहले से ही रिवीजन करा दे, ताकि आपको एग्जाम में कोई परेशानी ना हो जाए। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। अब आपको सामने पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। देखिए, पिछले वीडियो सीरीज में जो प्लेलिस्ट में डाल दिए गए हैं वहाँ 21 नंबर क्वेश्चन तक हम देख लिए हैं, तो यहाँ फाइनली 22 से आपको दिख रहा होगा। तो चलिए 22वां नंबर प्रश्न है कि कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। कौन एक ऐसा है जो सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है भाई? लिंग भूगोल होगा, या सांस्कृतिक भूगोल, या सैन्य भूगोल, या फिर चिकित्सा भूगोल। फर्स्ट चैप्टर से ये लिया गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, फटाफट बताएंगे। तो लिंग भूगोल सामाजिक भूगोल का है, सांस्कृतिक भी सामाजिक का है, चिकित्सा की बात करें तो ये तीनों की तीनों सामाजिक भूगोल की एक उपक्षेत्र है। यहाँ पे सैन्य भूगोल की बात कर ले तो ये सामाजिक भूगोल का नहीं है, ये राजनैतिक भूगोल का है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, 22 के सी। अब 23 नंबर प्रश्न की अगर हम बात कर ले तो प्रश्न है मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। अब बताना है मानव भूगोल के जनक किसे कहा जाता है। प्रश्न है, पहला ऑप्शन देखेंगे स्ट्रैबो, दूसरा है टॉलम, और तीसरा आपका है चाणक्य, चौथा है रैटजेल। फटाफट बताएंगे कि मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो यहाँ सही हो जाएगा, मानव भूगोल के जो जनक है सर वो रैटजेल को कहा जाता है, यानी फ्रेडरिक रैटजेल को, जो एक जर्मन जोग्राफर है, यानी जर्मनी के रहने वाले एक भूगोलवेत्ता है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात कर ले तो ये है मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, ये किसने कहा है। अब बताइए किसने कहे हैं? रिटर ने कहे हैं, या फिर आपका रैटजेल कहे हैं, या कुमारी सैंपल, या फिर टेलर। फटाफट से आप जवाब देंगे कि ये लाइनें किनका कहना है भाई, फटाफट करेंगे। तो देखिए, मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, ये लाइन जो है वो कुमारी सैंपल का कहना है, जिसको एलेंसी सैंपल कहते हैं, जो कि एक अमेरिकन जोग्राफर यानी अमेरिकी भूगोलवेत्ता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। बाकी जब पूछेगा कि मानव समाज और धरातल के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन, तो वो हो जाएगा रैटजेल का। तो चलिए यहाँ पे 24 का सी ऑप्शन सही है। अगला, ये तो 24 सेम प्रश्न आ गया है एक पीडीएफ में बनाते टाइम में, इसलिए थोड़ा सा माफी चाहेंगे आप सबसे। चलिए 25 नंबर प्रश्न है, एंथ्रोजोग्राफिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है। जो बच्चे देख रहे हैं सबसे पहले तो एक लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, चूंकि लाइक जब आप करिएगा तो मनोबल बढ़ता है। व्यूज कम जाए वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जितने बच्चे देखते हैं लाइक्स नहीं करते, इसीलिए हम थोड़ा सा डीमोटिवेट होते हैं और आपके लिए हम वीडियो सीरीज बना करके नहीं लाते हैं। आप जितना करेंगे तो हो सकता है कि एक दिन में हम आपको 2-3 सीरीज भी दिखा दें। चलिए तब तक लाइक करें और वीडियो पर भी टिक आउट करें। आप देखें कि यहाँ पे कौन हो जाएगा ज्योग्राफिया जर्नलिस्ट। एंथ्रोजोग्राफिया नामक पुस्तक के लेखक तो रैटजेल हो जाएंगे, हंटिंगटन हो जाएंगे, सैंपल हो जाएंगे, या फिर जीन्स ब्रूम्स हो जाएंगे। तो ये आपको बताना है। तो एंथ्रोजोग्राफिया की बात कर ले सर तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा रैटजेल। ये फ्रेडरिक रैटजेल की ही पुस्तक है जिसका नाम है एंथ्रोजोग्राफिया। चलिए आगे अगर बात कर लेंगे, 26 नंबर प्रश्न है, वह व्यक्ति जो एक वर्ष में 183 दिनों से कम दिन तक काम करता है क्या कहलाता है। जो व्यक्ति 183 दिन से भी अगर कम दिन तक काम करता है उसे क्या कहते हैं? मुख्य कामगार, यानी कहते हैं मेन वर्कर्स, या फिर सीमांत कामगार जिसको हम लोग मार्जिनल वर्कर कहते हैं, या फिर किसान यानी फार्मर। इनमें से कोई नहीं, फटाफट से बताएंगे। 183 दिन से अगर कोई कम काम करता है तो सर उसको हम लोग कहते हैं मार्जिनल वर्कर यानी सीमांत कामगार। और जो 183 दिन से अगर अधिक दिन तक काम करेगा तब उसको कहते हैं सर मेन वर्कर यानी मुख्य श्रमिक, मुख्य कामगार। तो इनकी स्थिति अच्छी भी होती है मुख्य श्रमिक की सीमांत कामगार की अपेक्षा। चलिए अगले प्रश्न की अगर देखें, बहुत बढ़िया प्रश्न है ये, बहुत खूबसूरत और बढ़िया प्रश्न है कि मानव विकास सूचकांक का मान है। बताओ मानव विकास सूचकांक का मान जो है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बातें की जा रही है, 0 से लेकर के 0.5 यानी 5, या 5 से लेकर करके 10, या फिर 90 से लेकर के 100, या फिर 0 से लेकर के 1। तो हम लोग देख लिए थे ये मानव विकास ह्यूमन डेवलपमेंट जब हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं तो 0 से लेकर के कोई भी देश हो, 0 से लेकर के 1 तक ही इसका जो सूचकांक है सर वो आता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो ये 27 का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सर डी। अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़े, 28 नंबर प्रश्न देखेंगे कि इनमें किन देशों में ग्रामीण क्षेत्रों
अब यहाँ थोड़ा शायद मिस्टेक, ग्रामीण क्षेत्रों स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों की संख्या अधिक है। ग्रामीण क्षेत्रों में आप समझेंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों की संख्या कम है। माने कौन ऐसे देश हो सकते हैं जहां पे स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों की संख्या क्या है, तो अधिक है। लेकिन क्षेत्र भी क्या कर रहा है, ग्रामीण, कि गांव समाज जैसा माहौल हो, ग्रामीण क्षेत्र है और यहाँ जो है स्त्री ज्यादा होना चाहिए लेकिन पुरुष ज्यादा है, यानी स्त्री कम होगा। अब ये कहाँ हो सकता है ऐसी सिचुएशन, कनाडा में हो सकता है, कनाडा में या भारत में, पाकिस्तान में, नेपाल में। तो ऐसे देखो सिचुएशन होता है। ये क्या कह रहा है कि देखिए कि गांव में महिला की स्थिति कम है और पुरुष की संख्या अधिक है। यानी कहने का मतलब कि शहर की ओर चले गए हैं कौन, तो ये स्त्रियां चली गई हैं, और गांव में कौन रह गए हैं, तो केवल पुरुष रह गए हैं, माने ज्यादा संख्या में पुरुष रह गए हैं। तो ऐसी स्थिति एक डेवलप कंट्री में ही होती है, विकसित देशों में। अब बताइए इसमें से विकसित आपको कौन लग रहा है, कनाडा लग रहा है, या भारत लग रहा है, या पाकिस्तान लग रहा है, नेपाल लग रहा है, फटाफट बताएंगे। तो यहाँ सही जो ऑप्शन हो जाएगा सर वो यही हो जाएगा, कनाडा हो जाएगा, कनाडा। याद रहेगा 28 के ए ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, बहुत ही मजेदार एकदम प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न अगर आते हैं तो शायद छूटने नहीं चाहिए हमारे हिसाब से। निम्नलिखित संख्या में कौन जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है? आपको बताना है कि कार्यशील आयु वर्ग, समझ रहे बात ना, इसका प्रतिनिधित्व करती है 15 से लेकर के 59, या 15 से लेकर 65, या 18 से लेकर 66, या फिर 15 से लेकर करके और 64। फटाफट से सोचिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ जो सही ऑप्शन हो जाएगा सर वो ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा। 15 से लेकर के 59 वर्ष तक की जो आयु सीमा होती है, इस आयु वर्ग को याद रखेंगे कार्यशील आयु वर्ग कहते हैं। और देश की दो जो आबादी होती है, खास करके अगर देखें हम लोग कार्यशील जनसंख्या के हिसाब से, तो जो दो आबादी होती है, एक किशोरावस्था जो 15 वर्ष से लगभग ज्योग्राफी के अनुसार नीचे मानी जाती है, और एक वृद्धावस्था जो ज्योग्राफी में 60 वर्ष से अधिक माने जाते हैं। ये याद रखेंगे, ये कार्य करने वाली जनसंख्या नहीं है, और ये भी जनसंख्या किस पे निर्भर होती है, तो यही कार्यशील जनसंख्या यानी 15 से लेकर के 59। ठीक है, चलिए अगले 30 नंबर प्रश्न की अगर हम बढ़े, 33 नंबर बहुत बढ़िया प्रश्न है। वह व्यक्ति जो एक वर्ष में 183 दिनों से कम काम करता है क्या कहलाता? अभी ये प्रश्न देखे थे, ये कहलाते हैं सर सीमांत कामगार। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़े तो 31 नंबर प्रश्न है, सामान्यतः लिंग अनुपात निम्न है। बताइए कहाँ पे लिंग अनुपात जो है वो निम्न है? ये आपको कमेंट बॉक्स में करना है कि एशिया में होगा, या यूरोप में होगा, या ऑस्ट्रेलिया में होगा, या न्यूजीलैंड में होगा। लिंग अनुपात निम्न है का मतलब हम आपको इशारा कर दे कि ये लिंग अनुपात निम्न का मतलब स्त्रियों की संख्या पुरुषों की अपेक्षा कम हो जाएगी, और ये जहां होगा जहां की सामाजिक दशाएं निम्न होगी, महिला शिक्षित कम होगी, महिला के साथ भेदभाव ज्यादा हो जाएंगे, भ्रूण हत्या ज्यादा हो जाएंगे, तो वैसी जगह पर ही समांतर लिंग अनुपात कम देखे जाते हैं। आप सोचो कि जो एकदम निम्न टाइप का हो जाएगा वही हो सकता है, एशिया में होगा, यूरोप में होगा, ऑस्ट्रेलिया में होगा, या न्यूजीलैंड में, ये आपको कमेंट करना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की अगर और बढ़े तो हम लोग 32 नंबर प्रश्न देखेंगे कि भारत का विशालतम धार्मिक समूह है। फटाफट से बताएंगे कि भारत का कौन विशालतम धार्मिक समूह है, सबसे ज्यादा आबादी किसकी पाई जाती है? फटाफट से यहां पर सवाल का उत्तर देंगे। पहला हिंदू है, दूसरा मुस्लिम, तीसरा ईसाई और चौथा सिख। फटाफट से बताएंगे। तो देखिए यहां जानकारी के लिए हम बता दें, अगर हम बात कर ले सर सिखों की, तो सिखों की जो जनसंख्या है ये ध्यान रखेंगे, यानी टोटल पॉपुलेशन की अगर बात कर ले तो सिख की जो जनसंख्या होती है सर, यहां पे ध्यान देंगे 1.7% के रूप में भारत में सिख होते हैं। अगर ईसाई की बात कर ले, ईसाई की, तो ये 2.3% के रूप में अगर पाई देखे जाते हैं। और अगर हम बात कर ले सर मुसलमानों की, तो ये मुस्लिम जो आबादी है ये भारत में कितने होते हैं, तो ये 14.2। ये पुराना डेटा 2011 के अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं सारा चीज। ठीक है, तो 2011 के ही अकॉर्डिंग बता रहे हैं हम आपको कि 14.2% जो आबादी थी वो मुसलमानों की थी। अगर बात कर ले सर हिंदू आबादी की, तो ये 79 याद रखेंगे 8, यानी लगभग 80% के आसपास में हिंदुओं की संख्या है 2011 के अकॉर्डिंग। तो यहाँ सबसे ज्यादा कह रहा है कि विशालतम धार्मिक समूह, तो ये ऑप्शन हिंदू ही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर अगर हम बढ़े तो प्रश्न है, भारत में प्रथम जनगणना हुई, सबसे पहली बार जनगणना, प्रथम जनगणना बताइए कब हुई थी? ऑप्शन 1872 ईस्वी, 1919 ईस्वी, 1880 ईस्वी, 1890। फटाफट से बताएंगे। तो यहाँ ए ऑप्शन सही हो जाएगा सर 1872 ईस्वी। चलिए
जो आपके भाई या बहन हो जो हमको बाहर से देख रहे हैं मेरे एरिया से दूसरे क्षेत्रों में, तो एक बात बता दें हम आप सबको कि हमारे यहाँ प्लेलिस्ट में, यूट्यूब के प्लेलिस्ट चैनल में जाइएगा आप आर्ट्स क्लास के चैनल में, तो प्लेलिस्ट में सभी पार्ट्स के वीडियो डाले जा रहे हैं और बिल्कुल मुफ्त में, जहाँ पे फैक्ट्स का भी वीडियो डाला जाता है और फिर उसके बाद जोड़ कर करके और बुक्स एनसीईआरटी जो है, जो भारत का सबसे नंबर 1 बुक आता है, उस बुक को भी बड़ी बेहतरीन ढंग से पढ़ा करके और वीडियो सीरीज डाले जा रहे हैं। और केवल वीडियो लेक्चर्स देखेंगे, बात रह गई अब नोट्स की कि बच्चा नोट्स कैसे बनाएंगे, तो नोट्स के लिए एक सब्जेक्ट का 21 रुपया वो दे करके हमारे व्हाट्सएप पर जुड़ जाएंगे। आपको यहां पर भी नंबर दिख पा रहा होगा 8825376551, यहां पर भी इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दे सकते हैं, या फिर अबाउट सेक्शन में जाएंगे तो चैनल के अबाउट सेक्शन में नंबर होगा, वहां पर भी जाएंगे तो आप मेरे व्हाट्सएप पे आकर के हमसे 21 रुपया में एक सब्जेक्ट का नोट्स पूरा ले सकते हैं। तो चलिए आप इस तरह से तैयारी कर सकते हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न है कि निम्न राज्यों में से किसमें जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। सबसे ज्यादा जनसंख्या की बात आपको बताना, लेकिन एक बात फोकस करेंगे कि घनत्व लगा हुआ है, घनत्व लगा है, पॉपुलेशन ज्यादा इससे मतलब नहीं है। याद रखेंगे क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग अगर देखें कि पॉपुलेशन ज्यादा होना चाहिए, प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या अधिक देखा जाए तो यहाँ पे पश्चिम बंगाल हो जाएगा, ये बिहार हो जाएगा, ये केरल हो जाएगा, ये पंजाब हो जाएगा। तो बात कर दे 2011 ईस्वी की अगर जनगणना के अनुसार जो डेटा मिलता है उससे सर पता चलता है कि सबसे ज्यादा, याद रखेंगे, ऐसे तो जनसंख्या भारत की उत्तर प्रदेश यानी यूपी है, लेकिन अगर पॉपुलेशन डेंसिटी यानी जनसंख्या घनत्व की बात आता है तो नंबर 1 अगर बात कर ले सर तो वो बिहार हो जाता है। बिहार के बाद दूसरी अगर बात कर ले तो ये वेस्ट बंगाल होता है, यानी पश्चिम बंगाल आ जाते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की अगर बात कर ले। अच्छा, कभी प्रश्न ऐसे भी गिरता है कि निम्न जनसंख्या घनत्व, अगर ये ज्यादा है तब तो क्या हो जाएगा, बिहार हो जाएगा ना, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन अगर निम्न रहता तो याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश राज्य में सबसे कम जनसंख्या है। चलिए बाकी हम लोग बुक के अकॉर्डिंग पढ़ाए थे, हम आपको केंद्र शासित प्रदेश में भी ज्यादा कहाँ कम कहाँ सारा चीज पढ़ा दिए। निम्न राज्यों में किसकी साक्षरता दर सर्वाधिक है, सबसे ज्यादा साक्षरता दर कहाँ है बताना है, इसमें से कौन सा राज्य है, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल यानी बिहार होगा, या फिर केरल होगा, या फिर पंजाब होगा। तो यहाँ जो सही ऑप्शन होगा सर वो क्या हो जाएगा आपका, फटाफट से बताएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा केरल, यानी सी ऑप्शन सही है। तो 35 का आपका 35 नंबर प्रश्न का हो गया सी, याद रहेगा आपको। चलिए अगले प्रश्न की ओर अगर बात कर ले, 36 नंबर प्रश्न है कि लिबेरिका संबंधित है, आपको बताना है किससे, चाय से, कॉफी से, गन्ना से, जूट से। सर फटाफट से सोचेंगे, लिबेरिका ये हम लोग 10वां के ही क्लास में पढ़ लिए थे, अरेबिका, लिबेरिका और रोबस्ता। याद रखेंगे क्या क्या बोले अभी हम बोले अरेबिका, अरेबिका, और क्या बोले सर हम अभी बोले लिबेरिका, जो आप तो देख ही पा रहे हैं। एक मिनट, ये क्या हो गया, छोड़ा। चलिए अमेरिका, लिबेरिका और रोबस्ता, ये तीनों के तीनों याद रखेंगे कॉफी के 3 प्रमुख किस्म है, याद रखेंगे। तो यहाँ लिबेरिका ही एक दिया गया है, तो लिबेरिका किसका हो जाएगा, कॉफी के। 36 के हो जाएगा आपका सर बी। ठीक है, चलिए अगले अगर प्रश्न की अगर बात कर ले, 36 देख लिए, तो अब हम लोग देखेंगे 37 नंबर प्रश्न की अगर बात कर ले तो ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी राज्य है। सोयाबीन उत्पादन की अगर बात कर ले तो सोयाबीन का रिसर्च सेंटर ही मध्य प्रदेश में है, और उत्पादन की बात कर ले तो महाराष्ट्र में होता है। लेकिन ऑप्शन देखेंगे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और गोवा, तो यहाँ पर देखें तो महाराष्ट्र है ही नहीं। यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एमपी यानी मध्य प्रदेश। तो 37 के ये ऑप्शन आपका हो गया सर सही, 37 के क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही। अब हम लोग आगे 38 नंबर प्रश्न अगर देखें तो ये है कि कहवा उत्पादन में अग्रणी राज्य है। कहवा या कहवे के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है, एक कर्नाटक, दूसरा होगा उत्तराखंड, तीसरा गोवा और चौथा असम होगा। फटाफट से बताएंगे कि कहवे के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है। तो कहवे उत्पादन में अग्रणी राज्य की अगर बात कर ले तो यहाँ पे सही जो ऑप्शन हो जाएगा सर वो हो जाएगा बी ए ऑप्शन, ये हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक, क से कहवा, क से कर्नाटक, ये सर क से केरल तो होता है। चलिए ध्यान रखेंगे, कहवा के उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है, कर्नाटक में। तो हम लोग आज के सेशन में देखें 38 नंबर प्रश्न। अगले दिन हम आपके लिए 38 के पार लेकर के आएंगे। तो हमारी वीडियो सीरीज को जो है आप लोग देखा करिए, ऑब्जेक्टिव काफी सारे इसी तरह से प्रश्न आपको बोर्ड में मिल जाएंगे, तो आपको अच्छा भी लगेगा। ठीक है, तो चलिए अंतम जुड़े रहने के लिए धन्यवाद दिल की गहराइयों से, और मिलते हैं अगले वीडियो सीरीज में। तब तक के लिए धन्यवाद।